जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आ गया सर। यस सर। नर्वस सिस्टम में कौन कौन थे पिछली बार, कौन कौन नहीं थे? थे कौन कौन थे? समझ में आया भी जो थे? बता देंगे? है भाई, बता देंगे? हम थे, हम थे ना। चल भी रहा है। देखिए, इससे पहले हमने जो करे हैं ना बहुत सारे, अगर आपको याद है तो ऑर्गेन सिस्टम पे ही चल रहे हैं हम, है ना भाई। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद पढ़ा था हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, कि ब्लड हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेशन होता है, वो पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था हमने ब्लड के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, उसके बाद नहीं, हार्ट तो उसी में आ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था नर्वस सिस्टम। ठीक है, इतना हमने कर चुका है। वैसे नर्वस सिस्टम में लास्ट में कुछ बचा था क्या भाई? उसके बाद हमारा, उसके बाद एक और है लास्ट जो रहेगा स्केलेटन सिस्टम, है ना। लेकिन इससे पहले अगर यहाँ तक अगर बात करें, ये क्या है, किसकी वैसे पहली क्लास है, बिल्कुल ही पहली क्लास है, ऐसे भी है। दूसरी, बहुत सारे नए भी हैं ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है? देखो, सेल कोशिका थे, फटाफट यहाँ तक आता हूँ मैं, एक बार सुन लेना, एक बार कैसे आए पहुँच, यहाँ तक हम पहुँचे हैं एक बार, है ना। 5 मिनट 10 मिनट एक बार लेंगे, लेकिन एक बार सुन लो सारे के सारे, है ना। हमारी जो बॉडी है किसकी बनी हुई है, है ना। सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। सेल से क्या बने हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या बने हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बने हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बना पूरा? ऑर्गेनिज्म, है ना। यही है ना सारा का सारा। तो हमने फिर यहाँ से हमने टिश्यू बीच में मिस कर दिया था। वैसे टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन टिश्यू के बारे में ना पढ़ के सेल के बाद हम गए थे डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चल रहा है क्या? ठीक है भाई। फिर हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने सिंपल ये पढ़ा था कि हम जो खाना खाते हैं तो बेसिकली कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ से सीक्रेट करते हैं और क्या क्या चीज़ डाइजेस्ट करते हैं, यही पढ़ा था हमने। लार में पढ़ा था एक टाइलिन नाम का एंजाइम है। पेट में पढ़ा था हमारा पेप्सिन और रेनिन है। जबकि पैंक्रियाज से 3 एंजाइम निकले थे ट्रॉली के नाम से, और 5 एंजाइम से फिर छोटी आंत से। उनके बेसिकली हमने फंक्शन पढ़े थे कि कौन से एंजाइम किसको डाइजेस्ट करने में काम आता है। उसके बाद हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारा जो सांस लेते हैं उस सांस में कितनी ऑक्सीजन हम अंदर जाती है, कितनी बाहर जाती है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, कितनी बाहर जाती है ना। और उसमें मेन यूनिट पढ़ी थी जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो हमारा किस में? रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है या नहीं है भाई। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या थी हमारी? सबसे छोटी यूनिट थी एल्वियोली, याद है? सबसे छोटी यूनिट थी एल्वियोली। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वहाँ भी डाइजेशन होता है। तो वहाँ पे हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस साइकिल और एक पढ़ा था क्रेब्स साइकिल। याद है? भूल गए? कुछ याद नहीं है ना। उसमें बनते थे फिर एटीपी। हमारी सेल्स को क्या चाहिए? एटीपी। और टोटल कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं ना। अगर प्रॉपर रेस्पिरेशन है, प्रॉपर हमारे को ऑक्सीजन मिल रही है हर सेल को, कितने एटीपी बनते हैं?
38 ATP बनते हैं। मेन टारगेट यही था, 38 ATP बन गए। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन फंक्शन था हार्ट का, है ना। हार्ट क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, पंपिंग का काम करता है। वैसे पंपिंग के लिए उसमें एक नोड होता है, कौन सा नोड होता है, SA नोड। अगर SA नोड खराब हो जाए तो क्या लगता है ना, अगर SA नोड आपका हार्ट का खराब हो जाए तो उसकी जगह लगता है पेसमेकर। इसके बारे में बताया था। फिर उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी में कैसा ब्लड था, आर्टरी में प्योर ब्लड था और वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड था। इतना पढ़ा था हमने। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट था अपवाद वाला, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ही इसके अपवाद हैं। पल्मोनरी वेन में कैसा होता है, प्योर ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर होता है, ये पढ़ा था। फिर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था ब्लड के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक जिसने नहीं करे है ना क्लास में, बताना चाह रहा हूँ, ये टॉपिक कर लेना। सेल्स के बारे में पढ़ लेना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और फिर उसके अंदर आता है ब्लड। ब्लड के अंदर हमने पढ़ा था RBC, WBC और प्लेटलेट्स, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और तीनों के अलग अलग फंक्शन पढ़े थे। RBC का मेन फंक्शन अगर आप देखा जाए तो क्या है, ऑक्सीजन को लेके जाना, है ना। ऑक्सीजन को लेके जाना, सारी कोशिकाओं तक पहुंचाना, ये किसका काम था, RBC का। जबकि WBC का मेन काम था हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना, है ना, अगर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना। और प्लेटलेट्स का काम था ब्लड का क्लॉट बनाना, है ना। आपको जैसे मान लिया कहीं पे चोट लग गई, चोट लगने के बाद जो ब्लड क्लॉट बनेंगे वो किसकी वजह से बनेंगे, प्लेटलेट्स उसमें हेल्प करते हैं। ये ले लो, ठीक है भाई। ठीक है, फिर हमने देखा था ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से थे, A था, B था, AB था और O था। ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है एंटीजन, है ना। RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन है उससे पता लगता है बेसिकली हमने ब्लड ग्रुप का। अगर A टाइप का एंटीजन है तो A टाइप का ब्लड ग्रुप है, B टाइप एंटीजन है तो B टाइप का है, और दोनों है तो AB है, और कोई सा भी नहीं है तो O ब्लड ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमने देखा था मेनली, इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, 10-15 मिनट यहीं पर स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, नर्वस सिस्टम का आपको सबको पता होगा ना, तंत्रिका तंत्र क्या होता है बेसिकली, कहाँ पे होगा मेन कंट्रोल इसका, है ना। मेन कंट्रोल कहाँ होगा भाई, सबको पता है कहाँ होगा, ब्रेन में ही होगा, है ना। ब्रेन में हमारा क्या होगा, मेन कंट्रोल वहीं से, सारा दिमाग लगना वहीं पे है ना। तो इसमें नर्वस सिस्टम में हमने सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा था इसकी जो यूनिट है, इसकी इकाई कौन सी है, न्यूरॉन। सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन्स होते हैं। तो फटाफट एक बार दिखाता हूँ जो हमने पढ़ा था, एक बार देख लेना आप। इस तरह का हमारा ब्रेन होता है। अगर आप देखें किसी का ब्रेन निकालोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे क्या खाते हैं वो, अखरोट, है ना। अखरोट की शेप भी ऐसे ही होती है, इस टाइप से की शेप होती है ब्रेन की। और कितना वेट होता है, लगभग 1400 ग्राम के आसपास ब्रेन का वेट होता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है, न्यूरॉन। इसके बारे में पढ़ा था हमने। न्यूरॉन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स थे जो हमने पढ़े थे, है ना, वो कौन कौन से थे, डेंड्राइट था, सोमा, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, इनको क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, है ना। ये एक न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, हमारे सारे के सारे मैसेज कैरी करेंगे। ये लाइन समझ में आई, मैसेज कैरी करेंगे, मतलब जो मैंने देखा वो माइंड तक पहुंचाएंगे, जो आप सुन रहे हैं वो माइंड तक पहुंचाएंगे। कौन पहुंचाएगा, न्यूरॉन। कौन पहुंचाएगा भाई, न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन ही हमारे मैसेज ट्रांसफर करते हैं पूरा का पूरा। जैसे इस कंप्यूटर में ये तार आ रही है ना, ये तार इसमें सिग्नल लेके आ रही है, ऐसे ही हमारे माइंड तक जो CPU है, जो ब्रेन है ना, उस तक कौन लेके जाएगा सिग्नल, न्यूरॉन्स। उस तक सिग्नल लेके जाएगा न्यूरॉन। यहाँ पे आ जाओ भी, यहाँ है चेयर, सही है। ठीक है, वहाँ पे सिग्नल कौन लेके जाएगा भाई, न्यूरॉन। उसके बारे में फिर हमने बाद में, ये देखो इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपको इसके पार्ट पता होना चाहिए।
क्वेश्चन पिछली बार ऐसे आया था, 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें पूछा था बताइए न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट नहीं है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, डेंड्राइट इसका पार्ट है, एक्सोन जो इंपॉर्टेंट है इसके, डेंड्रोन, एक्सोन, सोमा, ये वाला जो पूरी पूरी जो सेल का जो बॉडी होती है उसको कहते हैं सोमा। और जो बीच में होता है वो भी ऐसे, ये क्या होगा, सेल का क्या होगा, केंद्रक या न्यूक्लियस होगा, ये एक्सोन होगा। और ये क्या होगा इसके, नर्व एंडिंग या एक्सोन टर्मिनल। फिर हमने देखा था यहाँ से अगला जो स्लाइड थी, इसमें क्या था, सिग्नल ट्रांसफ़र कैसे होता है ना, सिग्नल एक से दूसरे में ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एक न्यूरॉन्स ये है, ये न्यूरॉन से अगला न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से एक न्यूरॉन आया, इसने मान लिया सिग्नल कैच किया थ्रू द डेंड्राइट्स, यहाँ से सिग्नल किस में आएगा, एक्सोन में। एक्सोन किसको देगा, अगले के डेंड्राइट को दे देगा, है ना। इसका एक्सोन अगले की किससे कनेक्टेड है भाई, डेंड्राइट से कनेक्टेड है। तो एक्सोन से इसका डेंड्राइट जो कनेक्ट होता है, जो ये रेशे होते हैं, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे हमने ये भी कहा था दोनों एक्चुअल में कनेक्ट नहीं होते, इन दोनों के बीच में कौन सा गैप होता है, इस दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक गैप। ये वाला एक गैप होता है दोनों, इसका मतलब दो न्यूरॉन्स आपस में हमेशा जुड़े नहीं रहते हैं, है ना। दो न्यूरॉन्स हमेशा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जुड़ेंगे कब, जब कोई सिग्नल ट्रांसफ़र करना होगा, है ना, जो कोई मैसेज कैरी करना होगा। ये समझ में आ रहा है, मैसेज कैरी करना, सिग्नल ट्रांसफ़र करना, है ना, मतलब ब्रेन तक सिग्नल जाना और ब्रेन तक सिग्नल लेके जाना, उन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, गैप, जिसको बोलते हैं हमें सिनेप्टिक गैप। और इसी का जो जंक्शन जब ये बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों, ये भी क्वेश्चन आया होता पिछली बार मैंने बताया, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं सिनेप्स। इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। दो न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते हैं तो उस जंक्शन को क्या बोलते हैं, जैसे जंक्शन क्या होता है, जैसे ट्रेन का जंक्शन हो गया ना, सोनीपत एक जंक्शन है, कुरुक्षेत्र एक जंक्शन, वहाँ बहुत सारे आगे ट्रेनें इधर उधर से आगे मिल रही हैं, तो यहाँ भी दो न्यूरॉन आगे आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो एक जंक्शन बना दिया। इसको किस जंक्शन का क्या नाम हो गया, सिनेप्स। लेकिन दोनों के बीच में गैप होता है, उस गैप को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गैप। लेकिन फिर हमने पढ़ा था गैप जब ये होता है, जब कोई सिग्नल ट्रांसफर करना होता है, इन दोनों के बीच में एक केमिकल आ जाता है ना। कौन सा केमिकल आता है, ACH। ये केमिकल एक जनरेट होता है, कौन सा भाई, ACH। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा केमिकल, कौन सा रसायन दोनों सिनेप्टिक जंक्शन में, सिनेप्टिक गैप में बनता है, तो वो बनता है ACH। ACH की फुल फॉर्म ये है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ये वाला केमिकल बनेगा। लेकिन ये बनेगा कब, केवल जब सिग्नल ट्रांसफर करना होगा, मैसेज ट्रांसफर करना होगा, याद रहेगा। इसके बाद हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ओबियस कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारे सेंसरी ऑर्गन होंगे, है ना। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है, पांचों सेंसरी ऑर्गन के पास क्या होगा, एक सेंसरी न्यूरॉन होगा जो सेंस करेगा, मैसेज को उठाएगा, मैसेज को उठा के अगले न्यूरॉन को दे देगा। जो बीच में जितने भी 50-100 न्यूरॉन आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रिले न्यूरॉन। वो कौन से न्यूरॉन होंगे, रिले न्यूरॉन। और जो सिग्नल पिक करेगा वो कौन सा होगा, सेंसरी न्यूरॉन। और जो लास्ट न्यूरॉन आएगा वो कौन सा होगा, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन किससे कनेक्टेड होगा, ये होगा ब्रेन से कनेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सिग्नल न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा नर्वस सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन्स। अगर न्यूरॉन सिग्नल कैरी नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपके ब्रेन को कोई सेंसेशन मिलेगी ही नहीं है। इसका मतलब जब एक तरह से मान लिया कोई ऑपरेशन करना, इंजेक्शन लगाते हैं, तो इसका मतलब जो आपकी सेंसेशन है वो ख़त्म कर दी जाती हैं। न्यूरॉन सिग्नल लेके ही नहीं जाते, आपके ब्रेन को पता ही नहीं लगता है आपको कोई काट रहा है, पीट रहा है ना, यही होता होगा भाई, है ना। तो उस टाइम पे जो सिग्नल कैरी कर रहे हैं इसी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, 3 तरह के न्यूरॉन से ये सिनेप्टिक गैप हो गया। उसके बाद हमने देखा था नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या हैं। ब्रेन है, सबको पता है ना। ब्रेन के बाद क्या है, इसके अंदर क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व है, और ये सारी नर्व्स दिखा रखी है पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। फैलेंगे या नहीं फैलेंगे भाई, है ना, क्योंकि स्किन क्या हमारा सेंसरी ऑर्गन है। अगर स्किन को भी आप टच करोगे तो आपको पता लगता है या नहीं पता लगता। तो किसी की स्किन, जैसे स्किन को टच करते हैं फीलिंग आती है, तो वो सारी की सारी कौन फील करवाता है, नर्व्स।
और ये नर्व्स किससे कनेक्टेड होती हैं? हमारे नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग पार्ट, या तो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। याद रहेगा ये, या तो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। इसका मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है ये पूरा पूरा नर्वस सिस्टम का पार्ट है यहाँ तक, ठीक है। ब्रेन यहाँ तक है आपका, जो ब्रेन है एक्चुअल में यहाँ तक है पूरा का पूरा। ये जो ये पीछे रहता है हमारा ना बैकबोन जो होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बीचों बीच यहाँ पे एक स्पाइनल कॉर्ड आती है। क्या आती है? स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। उसके बाद हमने मोटा मोटा इसके बारे में बताया था। इंपॉर्टेंट जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो तरह का, ये इंपॉर्टेंट है दोनों दोनों जो यहाँ बता रहा हूँ। एक होता है ऑटोनॉमिक और एक होता है वॉलेंट्री। ऑटोनॉमिक का मतलब है जो ऑटोमेटिक काम करेगा ना। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ये अपने आप चल रहा है। इसमें आपके ब्रेन का जो ऐच्छिक होता है ना, वॉलेंट्रीली कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते उसको। वो क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है। समझ में आई ये लाइन? ऑटोनॉमिक का मतलब है आपका उस पर कोई, जैसे आपका सांस ले रहे हैं, सो भी गई तब भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, है ना। सोने के बाद भी सांस चल रहे हैं तो वो किस में आएगा? ऑटोनॉमिक में। जैसे हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड बह रहा है, चले जा रहा है, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, कुछ भी हो रहा है, इंजेक्शन लग रहा है आपको, बेहोश भी कर दिया तब भी क्या हो रहा है? अपने आप चल रहा है। तो वो भी किस में आएगा? ऑटोनॉमिक में आएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? ठीक है, खाने का जो डाइजेशन चल रहा है उसमें भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो भी अपने आप चल रहा है। डाइजेशन है, रेस्पिरेटरी है, ब्लड का सर्कुलेशन है, ये सारे किस में आएंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है इसको? ब्रेन। लेकिन ब्रेन का जो पार्ट कंट्रोल कर रहा है वो आगे देखें कौन सा कर रहा है। कौन कर रहा है वैसे? याद है? जो ऑटोनॉमिक फंक्शन है ब्रेन का, कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? आगे बढ़ते रहो, पीछे भूलते रहो, है ना। ऐसे ही हो रहा है भाई। वेरी गुड। और कोई? ज़्यादा गैप हो जाता है क्लास में, है ना। एक क्लास पिछले हफ्ते, फिर अगली, अब फिर पता लगे 10 दिन बाद, इतने सब गायब। लेकिन ये मैसेज आता है वैसे साइंस की है, अगले दिन क्लास याद आता है, ये भी नहीं आता। सुबह ही आया है या कल शाम को आ गया था? रात को आता है, रात को 12 बजे आया है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि पिछला अगर आपको याद नहीं रहेगा ना, पता है जब बिल्डिंग होती है नीचे वाली अगर मान लें ईंटें हटा दोगे खड़ी हो जाएगी। आप पिछला भूलते जाते रहो और आगे बढ़ते रहो तो उससे फ़ायदा क्या होगा? कहने का मतलब जब कि आपकी नींव मजबूत नहीं होगा, नीचे फाउंडेशन को आप हटाते जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो, क्या होगा? गिरेगा सब कुछ, है ना। यहाँ पे भी लगेगा क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फालतू चीज़ें चल रही हैं। पिछला भी आप पढ़ के आना, जब साइंस की क्लास लगती है कम से कम पढ़ के आओ, है ना। ऑटोनॉमिक का पता लग गया। वैसे ऑटोनॉमिक फंक्शन कौन कौन से हैं? जो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन का डायरेक्ट कंट्रोल सीधा सीधा आपकी इच्छा से नहीं हो रहा, वो किस में आएंगे भाई? ऑटोनॉमिक में। और वॉलेंट्री का सीधा सीधा पता लग रहा है। वॉलेंट्री क्या होंगे, है ना। वॉलेंटियर क्या होता है? वॉलेंटियर का सबको पता है, ऐच्छिक जो होता है ना, जो अपनी इच्छा से, मैं कहूँ किसी को आगे यहाँ जोक सुनाना है तो आपकी इच्छा है, तो ये क्या होगा? जो खड़ा हो जाएगा वो क्या होगा? वॉलेंटियर होगा, है ना। वो वॉलेंट्री डिसीजन है या नहीं है भाई? है ना। वॉलेंट्री आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पढ़ना है, ये सारे आपके वॉलेंट्री डिसीजन है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे, उनको करनी ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब, तो वो उनका वॉलेंट्री डिसीजन है। तो वॉलेंट्री मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, वो है वॉलेंट्री। तो ये दो तरह के मेन फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल होते हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है वो देखते हैं एक बार। इसमें क्या दिखा रखा है मेन? इसमें दिखा रखी है हमारी जो पूरा पूरा ब्रेन होता है 8 हड्डियों के ढांचे के बीच में सेफ होता है ना। कितनी हड्डियां होती हैं टोटल? 8 होती है। अगर आपको पूछें ब्रेन में जो हड्डियां होती है, जो ब्रेन जो हेड होता है जहाँ दिमाग होता है, कितनी हड्डियों के बीच होता है? तो टोटल होती हैं 8। और इसको बोलते हैं क्रेनियल बोन्स, है ना। जो क्रेन जो वर्ड होता है ना, ये लगा के चलो, जो ब्रेन होता है उससे कनेक्टेड है ना। जो क्रेनियल नर्व है वो भी किससे कनेक्टेड है भाई?
क्रेनियल नर्व भी किससे कनेक्टेड हैं? ब्रेन से। जो ब्रेन से जो नर्व निकलती हैं, नसें निकलती हैं, वो भी किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से। ऐसे ही जो क्रेनियल बोन्स होंगे वो भी किससे कनेक्टेड होंगे? ब्रेन से। और क्रेनियल बोन्स कितनी हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। जो पहली बार भी कर रहे हैं ना, जिसने पहले नोट्स बना रखे हैं, पता है आपका, मैं अगर आपको सही में पढ़ना है, अगर ये नोट्स बनाने थोड़ा थोड़ा से एक छोटा लिख लो, आप लिखते रहोगे ना। आपने एक सिंपल लिखना, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल या बोन्स कितनी होती हैं? 8। क्रेनियल नर्व जब करवाएंगे तो करवाएंगे कितनी होती हैं? 12। इतनी नर्व होती हैं, इतनी बोन्स होती हैं। अगर आपके पास छोटा छोटा नोट्स नहीं होगा तो आपको जाके कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपका पेन चलता रहेगा, हल्का फुल्का साथ कनेक्टेड रहोगे, तो आप यहीं पर रहोगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आप दूसरी जगह जाए हुए मिलोगे। हो सकता है कुछ तो नींद की दुनिया में चले जाएंगे। आएगी या नहीं आएगी भाई? एक्टिव रहना जरूरी है। अगर आप क्लास में एक्टिव नहीं है ना, आप इवन वीडियो चला लो, कोई मूवी को छोड़ दो, हो सकता है कई मूवी में भी नींद आ जाए, लेकिन नॉर्मली कोई वीडियो चलाओगे ना, अगर आप उसके नोट्स नहीं बना रहे, लिख नहीं रहे हो, तो आधा पौना घंटा 1 घंटे के बाद वो वीडियो से आप बोर हो लोगे और नींद आने लग जाएगी। तो आपका एक्टिव रहना जरूरी है ना। एक्टिव का मतलब है छोटा छोटा जितना भी लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। आपने पहले भी लिख रखा, दोबारा लिख लो, लिखते रहो, एक्टिव रहो। कहीं से लिखते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं मेरे साथ चलोगे, नहीं तो मैं कहीं जा रहा हूँ, आप कहीं जा रहे होगे, दोनों की डायरेक्शन चेंज हो चुकी होगी। है या नहीं है भाई? ऐसा मुझे ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं, अपना अपना दिमाग है। मेरे दिमाग को ऐसा लगता है अगर मैं ना लिखूँ ना साथ के साथ तो मैं और ही कहीं पहुँच जाता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए हमेशा जब भी चाहे वीडियो देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हो, तो अपना पेन चलता रहता है, चाहे रफ ही चलता रहो, चाहे कीड़े मकोड़े बनाते रहो ऐसे ही, लेकिन हाँ ऐसे ही चल रहा, हाँ ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये, चाहे वो पढ़ने लायक हो या ना हो, बट एटलीस्ट आप कहाँ रहोगे? मेरे साथ चलते रहोगे। नहीं तो आपका दिमाग ऐसा है, इसमें कहीं भी पहुँच जाएगा, कहीं भी ले जाएगा आपको। ठीक है, तो कितनी होती हैं भाई? जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 8 होती हैं। और ये हमारी किसकी प्रोटेक्शन करती हैं? ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं। अगर ओवरऑल पूछे जाए फेस में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और पूरे हेड में पूछे तो कितनी होती हैं? 22। कितनी होती हैं टोटल हड्डियां? 22 होती हैं पूरे चेहरे में। फिर है इंपॉर्टेंट जो हमने इसके बारे में पढ़ा था, अगर आपका ब्रेन देखा जाए ना तो ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। कौन कौन से भाई? ठीक है, तो ये नोट्स कर सकते हैं। फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक होता है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब पर मस्तिष्क जो सामने की तरफ होता है उसको बोलते हैं पर मस्तिष्क। ये कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। और ये होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को कहते हैं पाश्चात्य मस्तिष्क, ऐसे कुछ होगा। तो फोर ब्रेन कहाँ का हो गया हमारा? फ्रंट का, है ना, जो फ्रंट की तरफ होगा पर मस्तिष्क। ये कहाँ पे होगा? मिड, मतलब जो बीच की में होगा। और ये कहाँ होगा? पीछे की तरफ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है, जो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन सिस्ट का, पूरे ब्रेन का, उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरिबरम। कौन सा है? सेरिबरम। और सेरिबरम ना हो तो सबसे बड़ा कौन सा है? फोर ब्रेन या जो पर मस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा भाई? हमेशा जो ऑप्शन आता है वो सेरिबरम का ही आता है, सेरिबरम। तो हम ये देखते हैं फोर ब्रेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक तो सेरिबरम है। 3 हमने पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो सेरिबरम है और सेरिबरम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कहाँ के? फोर ब्रेन के। फोर ब्रेन में हम फिर इसका देखते हैं जो सेरिबरम होता है। सेरिबरम है लार्जेस्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है अपने आप में ना, सबसे बड़ा यही पार्ट है ब्रेन का। लेकिन इसके अलावा जो सेरिबरम होता है, जो अभी हमने देखा, जितने भी जो वॉलेंट्री फंक्शन है, जो आपकी इच्छा से हो रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा वॉलेंट्री काम है। मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, ना बोलना चाहे तो नहीं बोल रहे। ये क्या है? वॉलेंट्री है। कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबरम। इसका मतलब जो स्पीकिंग है, आपका बोलना है, वो किस पे डिपेंड, कौन कंट्रोल करता है? सेरिबरम। जो सुनना है, जो आप सुन भी रहे हो, जैसे आप सारा का सारा ये सुनना नहीं, सुनने के बाद वो कहीं पे और जाएगा, लेकिन जो सेरिबरम है, लेकिन सुनने के बाद जो थिंकिंग होती है ना, है ना, जो सोचते हो, सोचना, समझना, डिसीजन लेना, ये सारे कंट्रोल कौन करेगा? सेरिबरम। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस
का सेंटर, जो आपका इंटेलिजेंस का सेंटर कौन सा है भाई? इंटेलिजेंस कब आएगी? बेसिकली आप क्या करोगे, उस पर अपना दिमाग लगाओ, जिस पे आपको दिमाग लगाना पड़े। समझ में आया? ये बुद्धि का केंद्र, हिंदी में लिखेंगे इसको, बुद्धि का केंद्र कौन सा? वो है सेरिबरम। याद रहेगा। इसके अलावा जो स्मेल होती है, स्मेल जो हमारा नाक के थ्रू हम स्मेल करते हैं, नोज के थ्रू जो स्मेल होती है, वो भी कौन कंट्रोल करेगा? अल्टीमेटली ब्रेन में कौन कंट्रोल करेगा? सेरिबरम कंट्रोल करेगा। याद रहेगा। अब जो याद रहेगा, ये चीज़ कौन कंट्रोल करेगा? जो आपकी मेमोरी है ना, मेमोरी जो पूरा जो आपको याद रहेगा, जो चीज़ें याद रहती हैं, वो भी कौन कंट्रोल करेगा? इसका मतलब आपकी जो मेमोरी होती है वो भी किस में होती है? सेरिबरम में है। किसी की मेमोरी शार्प है या जो भी है, वो कहाँ पे है? सेरिबरम में है। याद रहेगा अभी इतना। ये इंपॉर्टेंट था। कुछ और है वो देखेंगे, एक आध मिस किया तो। अगला है थैलेमस। यहाँ बना रखा है थैलेमस, ये रहा है ना। थैलेमस यहाँ से दिखा रखा है। ये आप मान के चलो जैसे ब्रेन है ना, ये आगे की तरफ है, मुंह की तरफ है, ये आगे की तरफ है, ये वाला हिस्सा, और ये पीछे की तरफ है। तो थैलेमस यहाँ से दिखा रखी है। थैलेमस का काम क्या है भाई? ठंडा और गर्म। मेन इसका काम होता है, आपको जैसे किसी चीज़ को टच करते हो, या आग है या किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को टच करते हो, तो वो जो फीलिंग होती है ठंडे और गर्म का, आपको पता लगता है, जो सेंसेशन होती है, वो कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस। इसका मतलब हॉट, कोल्ड और पेन, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि पूछा जाएगा, ये तीनों चीज़ें हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय द थैलेमस। याद रहेगा भाई, कौन कंट्रोल करता है? ट्रिक क्या थी याद करने की? ये भी TH से स्टार्ट है और ठंडा भी TH से स्टार्ट है। अगर ठंडे को इंग्लिश में लिखोगे तो भी TH से स्टार्ट होगा, और थैलेमस भी किससे स्टार्ट होगा? TH से। और ठंडे के साथ OBS क्या कनेक्ट कर सकते हो? ठंडे के साथ क्या होगा? गर्म होगा। और गर्म के साथ क्या कनेक्ट कर सकते हो? पेन। अगर आपको कोई चीज़ गर्म लगेगी तो क्या होगा? पेन होगा। तो ठंडा, गर्म, पेन, तीनों चीज़ें किससे हो जाएंगी? थैलेमस। हाइपोथैलेमस है ना, इसको कैसे कनेक्ट करा था हमने? H से, है ना। H से ही क्या होता है? हंगर, है ना। हंगर जो होता है, भूख होती है, वो भी H से है। और हाइपोथैलेमस भी किससे स्टार्ट है? H से। तो इसका मतलब भूख है, इसके साथ क्या होगी? है ना, कोई आदमी भूखा है तो भूखा प्यासा साथ में ही आता है वैसे भी। तो हंगर हो गया, थर्स्ट होगी या प्यास होगी, ये दोनों किससे कनेक्ट होंगी? हाइपोथैलेमस, ये कंट्रोल करेगा। और तीसरा क्या था? तीसरा था बॉडी का टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है भाई? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उसको भी कंट्रोल करने में किसका रोल रहता है? हाइपोथैलेमस का। जब हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड का एक फंक्शन होता है हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करना, तो ब्लड भी हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करता है। और ब्रेन में पूछा जाए कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है। और फॉरनाइट में कितना होता है? क्वेश्चन वैसे फॉरनाइट में आता है 98 पॉइंट, है ना। ये भी आ जाता है जो 98, अलग अलग स्केल होती है। वैसे इसकी SI स्केल क्या है टेम्परेचर मापने की? 98.6 फॉरनहाइट, है ना। 98.6 फॉरनहाइट क्या है? हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। जब 104 बुखार हो जाता है, सुना है ऐसे? 103 होगा, 104 होगा, इसका मतलब वो किस में माप रहे होते हैं टेम्परेचर? है ना, फॉरनहाइट में ही माप रहे हैं, ना कि सेल्सियस में। डॉक्टर नॉर्मली इसी का यूज करते हैं, फॉरनहाइट स्केल का। और जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, डेली रूटीन में यूज करते हैं, वो किसका यूज करते हैं? सेल्सियस का, है ना। कि शिमला का इतना हो गया, वहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, 0 से नीचे चला गया पारा। पारा मतलब मरकरी, है ना। जो Hg होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? हमें मरकरी के लिए यूज करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी स्केल होती है? SI पूछते हैं, तो वो है केल्विन। टेम्परेचर की, तापमान को मापने की SI यूनिट क्या है? केल्विन। केल्विन में मापते हैं टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। इसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन में अगर आप देखोगे तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं।
कौन कौन से? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है आपका देखना और सुनना, देखने का कंट्रोल सेंटर और सुनने का। इसका मतलब जो विजन का सेंटर है और दूसरा हियरिंग सेंटर है या ऑडिटरी सेंटर है, ऑडिटरी भी कह सकते हैं इसको, ऑडिटरी या हियरिंग या सुनने का केंद्र कहाँ पे होता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की जगह और दूसरा नाम भी आ सकता है ना, लिखवा दो, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, है ना, करा था हमने, नोट करा था, वैसे अगली स्लाइड में आएगा। एक इंपॉर्टेंट इसका मिड ब्रेन का जो दूसरा नाम है वो रहता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये भी यूज करते हैं हम वर्ड मिड ब्रेन के लिए। जहाँ पे मिड ब्रेन ऑप्शन में ना आए तो हो सकता है आपके ऑप्शन में क्या आएगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये कंट्रोल करता है हमारा किस किस को भाई? विजन को और सुनने को। जो हियरिंग है ये दोनों कंट्रोल करे जाते हैं हमारे ब्रेन में मिड ब्रेन के द्वारा, है ना। हमारे ब्रेन का जो बीच का हिस्सा है ये दो चीज़ें कंट्रोल करता है। अगर ये भी ऑप्शन में ना आए तो एक आ सकता है जो विजन सेंटर है उसको बोलते हैं ओसिपिटल लोब, याद रहेगा। अगर ये भी ऑप्शन में ना आए तो हो सकता है आपसे पूछें कि जो आप देखते हो वो देखने के बाद जो फोटो बनती है दिमाग में वो कहाँ बनती है ना। एक तो रेटिना पे बन गई, है ना, आपने देखा किसी चीज़ को देखा तो उसकी फ़ोटो कहाँ बनती है भाई? रेटिना में, है ना। वो तो आँख का ही पार्ट है, रेटिना में बन गई, लेकिन वो फ़ोटो कैसी बनती है? उल्टी बनती है। जो आप चीज़ देख रहे हो एक्चुअल में उल्टी है, इसको सीधा कौन करता है? ब्रेन। जो आपने देखा, जैसे मैं सीधा खड़ा हूँ, अगर मान लिया आपके ब्रेन तक नहीं जा रहा है तो आपको कैसा दिखेगा? दिखेगा ही नहीं, मतलब ऐसे, है ना, क्योंकि आपको दिमाग को पता ही नहीं लगेगा। आँख तो एक कैमरा है ना, कैमरे को फिर फाइनल जो प्रोसेस कौन करेगा? ब्रेन, है ना। फाइनल प्रोसेसिंग कौन करता है भाई? ब्रेन। अब कान ने सुन लिया, सुनने के बाद लेकिन जब तक ब्रेन तक नहीं जाएगा आप कुछ समझ नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो न्यूरॉन्स लेके जाएंगे सिग्नल को और उसको जो उल्टी इमेज है उसको कैसा कर देगा? सीधा कर देगा। वो कहाँ पे बनता है? ओसिपिटल लोब, है ना। जो विजन का जो सेंटर है, तीन चीज़ें मैंने बता दिया था, मिड ब्रेन हो सकता है या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना हो सकता है, या विजन का जो सेंटर आएगा जो कहाँ पे बनती है ब्रेन में, तो बनती है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब, नोट कर रहे हैं? ओसिपिटल लोब ये होता है हमारा विजन का सेंटर ब्रेन में, और ये कहाँ पे होता है? मिड ब्रेन में, मध्य मस्तिष्क में। यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद हमारा कौन सा हिस्सा आ गया? हिंड ब्रेन। कौन करता है बॉडी बैलेंस? सेरिबैलम, है ना। इसके इंपॉर्टेंट अगर देखा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसी में पार्ट में आता है वो आता है मेडुला ओब्लोंगेटा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ये लिखा हुआ है, पूरा वर्ड ये है मेडुला ओब्लोंगेटा, दिख रहा है यहाँ तक पीछे? मेडुला ओब्लोंगेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे बॉडी के कौन से फंक्शन जो इनवॉलेंट्री है ना, जो इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री आप समझ गए होंगे ना, जो ऑटोनॉमिक है, जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में चल रहे हैं, वो सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, जो रेस्पिरेटरी है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसका सेंटर कहाँ पे है ब्रेन में? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो पूरा आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये क्या है? ये ऑटोनॉमिक है या अपनी इच्छा से ले रहे हो भाई? क्या है ये? ऑटोनॉमिक है ना। ठीक है, तो एक तरह से जो सांस लेना और छोड़ना है ये अपने आप हो रहा है। आप रोक सकते हो सांस? रोक तो सकते हो, है ना, लेकिन थोड़ी देर रोक पाओगे, है ना। उसके बाद क्या होगा? इवन ये कहते हैं कि इवन अपने आप अकेले आप सुसाइड नहीं कर सकते, है ना। मतलब सांस ऐसे करके ऐसे करना कोई चाहे तो सुसाइड नहीं कर सकता, पढ़ा है मैंने ऐसा, है ना। करना मत, पर है ना, कहीं कोशिश करो कि ट्राई करते हैं।
तो एक तरह से आप अगर मरना चाहें तो ये कहते हैं कि अपने आप मर नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरे फिर तरीके हैं वो करने नहीं है कभी। हाँ जी, गोली, हाँ नहीं क्यों करने हैं भाई, ये तो कायर लोगों का काम है, क्या करना है। सिचुएशन कितनी ही ख़राब हो ऐसा डिसीजन लेना चाहिए भाई, है ना। सिचुएशन तो चेंज होती रहती है, उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा। कई होते नौकरी नहीं लगी, पेपर क्लियर नहीं हुआ तो जाके लग गए फांसी के फंदे पे, अच्छी बात है ना। अगला हो जाएगा, उससे अगला होएगा, पता नहीं कितनी बार क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, है ना। लेकिन मजबूती के साथ उसके आगे खड़े रहो। ठीक, आगे बढ़ें। हमारा जो मेडुला ओब्लोंगेटा है ये कौन से फंक्शन कंट्रोल करता है? जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होंगे, जो ऑटोनॉमिक फंक्शन होंगे, उनको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो इसके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे आएगा रेस्पिरेटरी, है ना, रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी को हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। इसका ब्रेन में जो कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोंगेटा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है ना, या बीपी आ जाए, ब्लड प्रेशर है, ये सब कंट्रोल करना, ये सारे कौन करेगा भाई? मेडुला ओब्लोंगेटा। कौन बात कर रहा है? धीरे धीरे आवाज आ रही है ना। अपनी इच्छा से कर रहे हैं ना, कौन कंट्रोल कर सकता? हमारा दिमाग कर रहा है, हम चाहेंगे तो करेंगे, पर अनुशासन भी तो जरूरी है भाई, है ना। थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो ये सारे के सारे कौन करेगा भाई कंट्रोल? मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेडुला ओब्लोंगेटा ना। इसके अलावा इसमें आते हैं स्नीजिंग, जो छींक आती है आपको, कफिंग है, हाँ जी क्या है, वोमिटिंग है, स्नीजिंग, वोमिटिंग, कफिंग या स्वेलोइंग, जो आप खाना निगलते हो उसको भी कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आप देखोगे ना, जितने भी आपके इनवॉलेंट्री हैं सारे कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या हुआ सचिन? हैं? ठीक है भाई, वो भी इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का रोल ज़्यादा उसमें है भाई। ठीक है, ये हो गए भाई, हो गए। इसके बाद हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है? बैलेंस। हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, जैसे मैं खड़ा हूँ, या मान लिया चल रहे हैं, या वॉक कर रहे हैं, या डांस कर रहे हैं, या साइकिल चला रहे हैं, ये सारे काम क्या है हमारे? बैलेंस के। करें कंटिन्यू। जो बैलेंस है उसका भी कंट्रोल कौन करता है भाई? सेरिबेलम। याद कैसे करना है? बैल से बैलेंस। सेरिबेलम में जो बैल होता है, बैल मतलब बैलेंस, उससे याद करने का तरीका है जैसे ना। सेरिबेलम में यहाँ पे क्या आता है? एक वर्ड बैलम। बैलम मतलब इससे बना सकते हैं बैलेंस। बैलम बैलेंस, बैलम बैलेंस से कनेक्ट हो जाएगा। तो बॉडी का बैलेंस बनाने का काम इसका है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पीने के बाद बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो भी किस पे अटैक होता है? सेरिबेलम। लेकिन वैसे पूछे अल्कोहल पीने के बाद हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन इम्पैक्ट होता है सबसे ज़्यादा? तो होता है लीवर, है ना। हमारी बॉडी का कौन सा अंग सबसे पहले खराब होगा? तो होगा लीवर, है ना भाई। लीवर जो होगा सबसे बैडली इम्पैक्ट होता है आफ्टर अल्कोहल। फिर किडनी वगैरह होंगी, लीवर फेल होगा, किडनी फेल होगी। बैलेंस तो क्या होगा? जब तक पी रहे हो बैलेंस बिगड़ रहा है ना भाई। उतर जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो ये तो थोड़ी देर का टेम्परेरी है ना। नर्वस सिस्टम को टेम्परेरी कर रहा है, लेकिन जो लीवर हो रहा है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। एक बीमारी होती है सिरोसिस, सुनी है? जिसको लीवर कैंसर बोलते हैं। लीवर का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस होता है जब हेपेटाइटिस ही जब हो जाता है ना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सुने हैं ये, है ना। लीवर की बीमारियाँ तीनों, हेपेटाइटिस ए बी सी, आगे भी हैं बल्कि डी ई एफ ऐसे हैं, लेकिन मेन रहते हैं ए बी सी। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी है वैसे?
हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, तीनों हैं। कौन सी है? हेपेटाइटिस बी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो हेपेटाइटिस बी है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, बाद में देखेंगे, डिजीज वाला जस्ट ऐसे ही बीच में आ गया, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जानलेवा है। बाकी हेपेटाइटिस ए और सी तो होते रहते, अमिताभ बच्चन को भी हुई थी हेपेटाइटिस, तो है ना, सुना था एक बार, पहले हुआ था उनको भी, लेकिन हेपेटाइटिस बी वाली ज़्यादा खतरनाक है। ये समझ में आ गया भाई इतना? ठीक है, यहाँ पे दिखा रखे, देखिए एक आध चीज़ मिस हुई तो आप नोट कर सकते हैं। सेरिबरम में क्या कहते हैं? सोचना, समझना, याद रखना, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, एक्टिविटी कंट्रोल बाय दिस, ठंडा गर्म, ये भूख प्यास ताप, ये था जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना था ना, ये था मिड ब्रेन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो यहाँ पे कंट्रोल कौन कौन से होते हैं? देखने का और सुनने का, दोनों जो सेंटर होते हैं यहाँ पे होते हैं। और इम्पोर्टेंट कंटिन्यू कर लेना। जो क्रेनियल नर्व आपसे पूछें, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं भाई? क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12। और स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? स्पाइनल नर्व होते हैं 31। स्पाइनल नर्व, इसका मतलब जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो स्पाइन जा रही है ना, स्पाइनल नर्व होंगी, वो कितनी होंगी? 31। इसका मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो रस्सी है, जो स्पाइनल कॉर्ड जो मैंने शुरू में ही दिखाई थी पिक्चर में, जो हमारी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच चलती है, ये है ना, कई बार सुना होगा दर्द हो जाता है, पीछे पेन होता है बैक का, तो कई बार क्या होता है, जो हड्डियाँ होती है ना बैक में, जो पीछे वाली रीढ़ की हड्डी में, उसी के बीच में इनकी नर्व दब जाती है ना भाई। जो स्पाइनल नर्व है वो दब जाएगी, उनके बीच में से ही चलती हैं, तो वो जब दबेगी तो पेन होता है। स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं टोटल? 31 होती हैं। और ये कितनी होती हैं? 12 होती हैं। इसके बाद एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो यही पता है कि ब्रेन का वेट कितना होता है? 1400 ग्राम। इसके बाद आप नोट्स कर सकते हैं, जो EEG सुना है आप लोगों ने? EEG ये होता है ब्रेन का, जब जैसे आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड सुना होगा, एक्सरे सुना होगा, ये सारे नॉर्मल सुनते हैं ना, एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, ECG करते हैं, EEG करते हैं। ECG किसका होता है? ECG होता है हार्ट की फंक्शनिंग देखने के लिए। और EEG किसका होता है? EEG होता है ब्रेन की फंक्शन देखने की, ब्रेन हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए हम क्या करते हैं? EEG। और हार्ट के लिए क्या करते हैं? ECG। ECG की फुल फॉर्म क्या है? E से बनता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। और कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज होता है हमेशा? हार्ट के लिए। इसलिए हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। और हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? है ना, हार्ट की स्टडी को भी इसी से बना है, कार्डियोलॉजी। और वो होगा, जो डॉक्टर होगा वो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। ECG की फुल EEG की क्या है? ये किसका करेंगे भाई हम? ब्रेन का, है ना। कई बार फिल्मों में देखा कि यहाँ तारे से लगा देते हैं, दिमाग के चारों तरफ तारे लगा के उसमें कंप्यूटर में दिखाते हैं, देखा है ऐसे फिल्मों में कई बार आता है। हाँ, EEG तो वो होता है इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी बेसिकली ये देखता है कि हमारे जो नर्व्स हैं वो प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, जो ब्रेन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वैसे सारा जो फंक्शन होता है इलेक्ट्रो, मतलब देखो हार्ट भी हमारा क्या करता है? एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है, और उसमें कौन करता है? ऐसे नोड करता है। ऐसे ही जो ब्रेन होता है इसमें भी मैंने ये बताया था, न्यूरॉन्स चलते ही तब हैं जब एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगा, है ना। पिछली बार बताया था, इस बार ना बताया हो शायद। जब केमिकल जो ACH केमिकल कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो मैंने बता दिया केमिकल बनता है ACH, वो तभी बनता है जब एक इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा। जो भी हमारे जो आंख से देखते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से हमारे ब्रेन के पास जाता है।
क्यों? क्योंकि हमारे इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स के बीच में क्या बनता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता है। कैसा? जैसे बिजली चलती है ना, ऐसे बिजली की स्पीड से एक सिग्नल जाएगा। तो बिजली की स्पीड से जो सिग्नल जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सिग्नल है। और इन्हीं इलेक्ट्रिक सिग्नल को हम कैसे करते हैं, मॉनिटर थ्रू द EEG। तो यहाँ पे भी नाम में आप देखोगे ना, ई से ही स्टार्ट, इलेक्ट्रो, ये भी इलेक्ट्रो है, और ये वाला भी क्या है, इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। इसका मतलब हार्ट में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और ब्रेन से भी इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं। तो उनको हम मॉनिटर किससे करेंगे, ECG या EEG। EEG किसका है, ब्रेन का है, ECG किसका है, हार्ट का है। बस इतना याद रखना है कि कौन सा किसका है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट, अगर हार्ट की बात करें, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है जो रिफ्लेक्टिव एक्शन का, सुने? रिफ्लेक्टिव या रिफ्लक्स एक्शन बोलते हैं उनको, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब सीधा सीधा क्या है भाई, है ना, कोई चीज़ गर्म है, मान लिया आपको, जैसे प्रेस है, प्रेस को आपने हाथ लगा दिया, आप देख रहे हो टच करके वैसे ही लगा, गलती से एकदम आपका हाथ पीछे हटेगा, है ना। एकदम मान लिया कोई आपको वैसे, जैसे मान लिया इसको ही मैंने ऐसे करा तो इसने एकदम हटा लिया, है ना, या एकदम आंखें बंद कर ली, ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये जैसे मान लिया बॉल फेंक दिया, आपकी तरफ बॉल आ रही है, किसी ने डला फेंक दिया, कोई ईंट उठा के फेंक दी, तो आपको एकदम उससे हटना, बचना, वो क्या है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। वेरी गुड, वो क्या है भाई, स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड, याद रहेगा। तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप नोट कर सकते हैं, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इसके बारे में सबसे पहले बताया था मार्शल हॉल ने। मार्शल हॉल, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था भाई, मार्शल हॉल। ये करना बेटा, ऑन करना, ये बटन दबा दो। समझ में आ रहा है भाई, यहाँ तक दिमाग चल रहा है, सारे सिग्नल सही चल रहे हैं भाई, न्यूरॉन सही बह रहे हैं आपके हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। वेट का आप लोगों को पता है कितना होता है, 1400 ग्राम। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में किसने बताया, मार्शल हॉल ने बताया। EEG के बारे में आपको पता लग गया, EEG क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी। मार्शल हॉल का नाम पता होना चाहिए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं आपको पता लग गया। कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। वेट इतना होता है। एक ये और इम्पोर्टेंट फैक्ट है वैसे, ध्यान रखें, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका उत्तर में कोई विभाजन नहीं होता। क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे कम रीजनरेटिव पावर, है ना, सबसे कम रीजनरेटिव पावर कौन सी सेल्स की होती है ह्यूमन की बॉडी में, वो होती है ब्रेन सेल्स की या नर्व सेल की। नर्व सेल एक बार बन गई तो बन गई, समझ रहे हैं, दोबारा रीजनरेशन नहीं होती, दोबारा नहीं बनते। एक बार जो नर्व सेल बन गई, इवन जो ये कहते हैं जो बच्चे में एक बार बन गई ना, वो बड़े होने तक वही चलती रहती हैं। तो रीजनरेशन पावर सबसे कम किसकी होती है, नर्व सेल किस में होंगी भाई, जो तंत्रिका कोशिकाएं किस में होंगी, जो ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम, उसमें कौन सी सेल यूज होती हैं, नर्व सेल होती हैं। ब्लड में कौन सी होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सेल की टाइप हैं। ऐसे ही नर्वस सिस्टम की जो सेल की टाइप होगी उसको कौन सी होगी, नर्व सेल होगी। ये नर्व सेल की रीजनरेशन पावर, या इसमें लिखा विभाजन नहीं होती। विभाजन के बारे में मैंने पढ़ा था ना, जो कोशिका का विभाजन से क्या होता है, रीजनरेट होती है। एक कोशिका मरेगी, उसकी 2 बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी, ये होता है कोशिका का विभाजन। इसके बारे में किसने बताया था, जो कोशिका का विभाजन होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था,
जब हम कोशिका पढ़ रहे थे विरचाऊ ने, है ना, विरचाऊ ने सबसे पहले बता दें कि कोशिकाओं का विभाजन होता है, लेकिन इसके तंत्रिका कोशिका के बारे में ये फैक्ट है कि तंत्रिका कोशिका बन गई तो बन गई, रीजनरेशन पावर सबसे कम होती, दोबारा नहीं बनती, डिवीजन नहीं होता। ये सबसे पहले किसने बताया था वैसे? विरचाऊ ने। और हमारे सेल का कौन सा ऑर्गेनल है जो हमारा कोशिका विभाजन में हेल्प करता है? कौन करता है भाई? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से ही कोशिका का विभाजन होता है ना। ये कोशिका का वो कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनल है जिससे हमारा कोशिका का विभाजन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। सबसे पहले किसने बताया? विरचाऊ ने। ये हो जाएगा नर्व सेल। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल हैं, कौन से ऑर्गन में होती हैं जिसकी रीजनरेटिव पावर सबसे ज़्यादा होती है ना। जो ब्रेन है उसमें तो क्या होती है? सबसे कम होती है। लेकिन और कौन सा इंटरनल ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है? बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, 2-4 बनती रहती हैं, तो वो होता है लीवर। जो लीवर होता है उसमें सेल्स की रीजनरेटिव पावर सबसे ज़्यादा होती है, या कोशिका का विभाजन बहुत ज़्यादा होता है लीवर के अंदर। वहाँ कोशिकाओं का जन्म लेना, मरना, रीजनरेटिव मतलब होता है मरती रहती हैं, जिंदा होती रहती है, 1-2 मरी 4 और हो गए, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। किस में होती है भाई? लीवर में। ये वो 31 है जो मैंने बताया थी स्पाइनल, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरी की पूरी नीचे आ रही, जो ब्रेन के पीछे से जो मेडुला ओब्लोंगेटा है वहाँ से कनेक्ट हो गए नीचे, पूरी क्या है हमारी? ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को। कौन कंट्रोल करती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को। इसमें ये रहता, अगर ये भी पूछे ना, इसमें जो फैक्ट आपकी बुक में कहीं लिखेगा तो वहाँ पे ये लिखेंगे जो सिग्नल होता है, मान लिया जैसे मैंने बताया ईंट फेंकी, तो आपको क्या होगा? जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन तक पहुँच ही नहीं पाता, उससे पहले ही आपकी बॉडी क्या ले चुकी होती है? एक्शन। उससे पहले ही एक्शन हो जाता है। वो एक्शन कौन ले लेता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के पास नहीं पहुंचा वो सिग्नल, ब्रेन तो उस पर दिमाग लगाएगा, क्योंकि ये क्या है? ऑटोनोमिक है। ये कोई ऑटोनोमिक फंक्शन थोड़ी आपको हटना है, ये ऑटोनोमिक थोड़ी है, ये क्या है? वॉलेंट्री है वैसे देखा जाए तो, है ना। आप हटना चाहो तो हट लो, है ना। हो सकता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड हटाना चाहिए, पर फिर भी आपको नहीं, मैं नहीं हटूँ, मार के दिखा, है ना, आप हट जाओ, तो उसमें क्या आएगा? आपकी ईगो हर्ट होगी, नहीं तो फिर मार के दिखा तेरे में हिम्मत है तो वो क्या है हमारा? कहीं ना कहीं वो फिर सिग्नल कहाँ तक पहुँच गया है? ब्रेन तक। ब्रेन ने कह रहा है कि नहीं अड़ना है, हटना नहीं है, यहीं खड़ा रहें, तो वो कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन किससे आएगा? एक रिफ्लेक्स होता है, एक्शन का क्या होगा? रिफ्लेक्स हो गया। समझ में आया? ये एक एक्शन हुआ, उसका रिफ्लेक्स हो रहा है। रिफ्लेक्शन होना मतलब प्रतिबिंब होना, इको आना उसकी। एक्शन हुआ, उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? मेरी तरफ ईंट आ गई, मैं हट गया, उसका हो गया रिफ्लेक्शन। वो कौन कंट्रोल करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये टोटल होती हैं, ऐसे हैं, ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसका जो याद करना है, जो मैंने याद कर रखी है इसके बारे में, ये कर रखा है, ये कर रखा था कैसे? 812 ऐसे ही कर रखा है वैसे, 812 551, 812 551 इस तरह से है। 8 पहले में होती हैं, 12 5 5 1। लेकिन छोटे एग्जाम में नहीं आएगा। अगर मान ले हरियाणा पुलिस में या कहीं एसआई में इस तरह से नहीं पूछे गए। सर्वाइकल में कितने, जो ऊपर वाला है, वैसे भी सर्वाइकल तो आपने सुना भी होगा ना। सर्वाइकल की बीमारी तो कॉमन है ना, सुना नहीं है भाई, है ना। सर्वाइकल मतलब ये वाला हिस्सा, जो नेक वाला हिस्सा होता है ना, जो यहाँ पे गर्दन के पास वाला, वो होता है सर्वाइकल। स्पाइनल कॉर्ड के 5 हिस्से हैं बेसिकली, तो 5 हिस्सों में कितनी कितनी नर्व डिवाइडेड होती हैं वो लिख रखा है। तो सर्वाइकल में कितनी हैं? 8 हैं। सर्वाइकल में कितनी हैं? 8 हैं। फिर रहता है थोरेसिक। थोरेसिक होता है जो पसलियों वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पसलियाँ होती हैं। पसलियाँ कितनी होती हैं? 12 का पेयर होता है। जो थोरेसिक केज होता है ना, इसको बोलते हैं थोरेसिक केज, या जो पसलियों का पूरा ढांचा होता है जिसके अंदर हमारा हार्ट होता है। ये वर्ड आपने सुना भी होगा ना, पसलियाँ टूट गई, उसके मुक्का मारा, पसली टूट गई, ऐसे ये इस तरह के वर्ड यूज होते हैं ना। पसलियाँ तोड़ने से मतलब है जो पूरा पूरा यहाँ पिंजरा सा होता है हड्डियों का, है नहीं वैसे ऐसे मेरे पास कोई फ़ोटो, लेकिन आप समझ गए होंगे, है ना। हाँ जी, समझ गए, ठीक है। जो पसलियाँ होती हैं वो 24 होती हैं। अगर एक्चुअल में काउंट पूछे तो 24 हैं, पेयर में पूछे तो कितनी होती हैं?
12 होते। जब हड्डियाँ काउंट होगी ना 206 में, तो ये हड्डियाँ काउंट होंगी 24, लेकिन पेयर पूछेंगे कितने पेयर होते हैं तो 12। तो यहाँ पे कितनी होती हैं, 12 पेयर है, तो 12 ही क्या हैं, 12 ही क्या हैं, नर्व हैं। 12 पेयर हैं, 12 ही पेयर के साथ कितनी नर्व हैं, 12 हैं। किस में, थोरेसिक वाले पार्ट में। इसको हिंदी में कहते हैं वक्स या इस तरह से कुछ रहता है। फिर है ल्यूम्बर, फिर है सैक्रल, फिर है कॉक्सिगियल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वही कह रहा हूँ, लेकिन जिसको नोट करना वो कर सकता है। 812 551, 812 551, ये है हमारी 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स। ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिख रखी हैं 12 जो क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से कनेक्टेड हैं, ये 12 ये होती हैं। जैसे ऑप्टिक क्या करेगी, आंख वाली होगी ना, ऑप्टिक क्या होगी, विजन देखेगी। ये क्या करेगी, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी क्या करेगी, स्मेल करेगी। स्मेल ये कहाँ से कनेक्टेड होगी, याद है, जो स्मेल था कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है ब्रेन का, सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। जो सूंघते हैं, सूंघने वाला स्मेल वाला कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। इसका मतलब ये वाली जो नर्व है ये कहाँ कनेक्टेड होगी, सेरिब्रम से कनेक्टेड होगी। ये वाली अगर विजन वाली ये कहाँ कनेक्टेड होगी, बीच वाले हिस्से से। याद है, जो विजन है और जो हियरिंग है कहाँ पे कंट्रोल हो रही है ना, मिड ब्रेन में या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में, या तीसरा वर्ड किया था ओसिपिटल लॉब पे। ये तीनों थे, तो ये सारे के सारे दे रखे हैं। अगर सिंपल एक क्वेश्चन ये पूछ रहे और आगे इससे पूछे कि जो ये नर्व्स होती हैं कितने टाइप की होती हैं, तो 3 टाइप की होती हैं। यहाँ पे दिख भी रही है, एक सेंसरी लिख रखा है, एक मोटर लिख रखा है, एक बोथ लिख रखा है। तो सेंसरी का मतलब एक तो सेंसरी होगी, एक होगी मोटर और एक होगी बोथ। बोथ का मतलब ये दोनों है ना, या तो सेंसरी हो सकती है नर्व, या मोटर हो सकती है, या बोथ हो सकती है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सी जो नर्व होती हैं या कौन सी जो ये नर्व है इनमें से क्रेनियल नर्व में जो ब्रेन से सिग्नल लेके जाती है, तो वो कौन सी लेके जाएगी भाई, मोटर। मोटर लेके जाती है, सेंसरी लेके आती है। ये इन करती, मान लिया ब्रेन है तो सेंसरी क्या करेगी, सिग्नल को इन करेगी, मोटर क्या करेगी, आउट करेगी। और जो बोथ होंगी उसमें क्या होगा, इन और आउट दोनों होती है। वो ऐसी नर्व होती है जिसमें इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है, सेंसरी भी है और मोटर है, दोनों चीज़ें उसमें एक साथ चल रही हैं, तो वो हो जाएगी बोथ। ठीक है, ठीक है। ये 12 की 12 यहाँ पे दिखा रखी हैं कहाँ कहाँ कनेक्टेड हैं। अब आपका टाइम है, आपकी टेस्टिंग का टाइम। एक बार बता दो फटाफट क्या क्या आंसर रहेंगे, अगर आपको समझ में आया है तो। पहले का क्या है भाई, भूख लगना मतलब हंगर, हंगर मतलब हाइपोथैलेमस। अगला क्या है, सेरिब्रम किससे संबंधित है, सेरिब्रम किससे है, मस्तिष्क के। मैं कह रहा हूँ अगर ये टॉपिक आपने कर लिया ना तो ब्रेन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ब्रेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, सेरिब्रम या पर मस्तिष्क, हिंदी में कहेंगे उसे पर मस्तिष्क। ये कहाँ से आ गई, ये अलग आ गया भैया ना, ये आपका काम का नहीं है। बॉडी टेम्परेचर है ना, तापमान कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। 3 थे, क्या क्या थे, हंगर, थर्स्ट और बॉडी का टेम्परेचर। द टिश्यू इन ए मैन वेयर नो सेल डिवीजन ओकर्स आफ्टर द बर्थ। जन्म के बाद दोबारा उसमें विभाजन नहीं होता, तो कहाँ पे है पता है, कौन सा आएगा आंसर इसका, बी। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन, वही है ना, रीजनरेटिव पावर किस में सबसे कम होती है, मस्तिष्क में। सिंपल है। अगला, रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है भाई,
ठीक है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई, मतलब सबसे जो फंक्शन यूनिट है छोटी वही यही है ना। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। क्यों है ये? इनवॉलेंट्री है। जन्म के बाद मानव की, सिंपल है। सबसे लंबी कौन सी होती है वैसे भी भाई? सबसे लंबी कौन सी है? तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी होती है। और सबसे छोटी कौन सी है? आरबीसी सबसे छोटी है। सबसे लंबी कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। हेलो, क्या? 4 घंटे होते हैं उसके में कार्य कर रहे हैं। ठीक है। कौन से का? इसका बुद्धि का केंद्र कहाँ पे है भाई? सेरिब्रम, है ना, इंपॉर्टेंट है। और ई जी कहाँ पे? मस्तिष्क। हो जाएगा? कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल है, कर लोगे? पढ़ के आना फिर, है ना। ठीक है, थैंक यू।